लक्ष्य एकेडमी अरण्य गुरुकुलम की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, जहां हम संविधान विषय पर विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। पिछली कक्षाओं में हमने मूल अधिकारों तथा नीति निर्देशक तत्वों के अध्ययन किया था। उसी कड़ी में आज हम नीति निर्देशक तत्वों के कुछ बिंदुओं को और देखेंगे तथा उसके पश्चात उससे ही जुड़े हुए अगले भाग 4 का के अंतर्गत मूल कर्तव्यों को भी पढ़ेंगे। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं, बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ, जो कि आपके निर्देशक तत्व के बचे हुए कुछ बिंदुओं उनकी चर्चा करेंगे। पिछली कक्षाओं में हमने निर्देशक तत्व क्या है, उनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, क्या क्या प्रावधान है, इसे विस्तृत रूप में देखा था। आज हम इसकी आलोचनाओं तथा मौलिक अधिकार व इनके बीच के अंतर एवं मौलिक अधिकार व निर्देशक तत्व के बीच जो विवाद है या जो न्यायिक दृष्टिकोण है उसे देखेंगे। शुरुआत करते हैं निर्देशक तत्वों की आलोचनाओं से। जैसा कि हमने देखा, निर्देशक तत्व जो थे वे राज्य के लिए सलाहकारी रूप में, मार्गदर्शन के रूप में कुछ प्रावधान थे, जिसे समय समय पे आवश्यकता के अनुसार संसाधन की उपलब्धता पर राज्य विधि में शामिल करेंगे, लोगों के कल्याण के लिए इसे लागू करेंगे। इसके विरोध में ये आलोचना के रूप में कुछ विचारकों ने कुछ टिप्पणियां की हैं, उन्हें देखते हैं। सबसे पहले केटी शाह ने कहा है कि यह एक अतिरिक्त कर्मकांडी है। यह ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है। इसके साथ ही आइवर जेनिंग्स ने इसे अतिरिक्त आकांक्षा वाला कहा है। के संथानम ने कहा है कि यह केंद्र व राज्य के बीच, राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री के बीच, राज्यपाल व मुख्यमंत्री के बीच संवैधानिक टकराव का कारण बन सकता है। इसके साथ ही एक और विचारक नसीरुद्दीन ने कहा कि यह नीति निर्देशक तत्व 9 वर्ष प्रस्तावों की तरह है, जो कि जनवरी में ही टूट जाते हैं। तो ये कुछ प्रमुख टिप्पणियां हैं जिसे आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि सीधे सीधे इन टिप्पणियों के माध्यम से या इन विचारकों का नाम लेकर पूछा जाता है कि किसने क्या कहा और किस संदर्भ में या किस विषय के लिए कहा। तो एक बार आप ध्यान में रखिएगा। इसके साथ ही निर्देशक तत्वों का अपना एक विशेष महत्व भी है। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं, कोई भी सरकार इसकी उपेक्षा करती है तो उसे मतदाताओं के समक्ष उत्तरदायी होना होगा। अर्थात जो देश की जनता है, देश का मतदाता है, वे अपने राज्य के जो सरकारें हैं उन्हें इन्हीं नीति निर्देशक तत्वों के आधार पर जांचेगा, इन्हीं की कसौटियों पे कसेगा कि उनके राज्य की सरकार ने उनकी उपलब्धि के लिए, उनके विकास के लिए कैसे प्रयास किए व इन आदर्शों का, इन सलाहकारी प्रावधानों का उन्होंने पालन किया या नहीं। इसके अतिरिक्त आह्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा कि कोई भी मंत्रालय जो कि जनता की भलाई के लिए कार्य करना चाहेगा, वे भाग 4 में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों के प्रावधानों की उल्लंघना कर ही नहीं सकता या अवहेलना कर ही नहीं सकता है, क्योंकि यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। भले ही इन्हें वाद योग्य नहीं कहा गया, वैधानिक शक्ति नहीं दी गई, परंतु इनका अधिकार या इनकी प्राथमिकता या इनकी अनिवार्यता मूल अधिकारों से कम नहीं है। अब देखते हैं मौलिक अधिकार व निर्देशक तत्वों में अंतर। सबसे पहली बात मौलिक अधिकार में यह है कि यह वाद योग्य है, अर्थात इसके प्रवर्तन होने में या इसके उल्लंघन होने पे, माफ कीजिएगा, प्रवर्तन न होने पे या उल्लंघन होने पे आप सीधे सीधे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय की शरण को प्राप्त कर सकते हैं, अपनी स्वतंत्रता के लिए अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं। यह अधिकार मौलिक अधिकारों को दिया गया है, परंतु ये निर्देशक तत्व को प्राप्त नहीं है, अर्थात निर्देशक तत्व न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। हमने अनुच्छेद 37 में इसकी प्रवृत्ति में इसे देखा था। दूसरा है मौलिक अधिकार व्यक्ति के लिए। हमने देखा था, हमने अपने संविधान का ही निर्माण इसलिए किया क्योंकि हमें अधिकार चाहिए थे, हमें अपना उत्कर्ष प्राप्त करना था, विकास करना था। जबकि निर्देशक तत्व राज्य के लिए, राज्य को ये निर्देश देते हैं कि उन्हें कैसा काम करना चाहिए। तीसरा है वैधानिक शक्ति, अर्थात मूल कर्तव्य, माफ कीजिएगा, मूल अधिकारों के उल्लंघन पे सीधे सीधे दंड का प्रावधान है, सीधे सीधे न्यायालय की शरण जाई जा सकती है। जबकि नैतिक
नीति निर्देशक तत्व नैतिक व राजनीतिक शक्ति प्राप्त किए हुए, अर्थात ये तो अपने आप हमेशा निलंबित ही रहते हैं। सरकार की इच्छा है वह चाहे तो कानूनों के माध्यम से इसे जीवित कर सकती है, इसे लागू कर सकती है, वरना ये तो सस्पेंड ही है। मौलिक अधिकारों की प्रवृत्ति नकारात्मक है, अर्थात ये राज्य को कुछ कार्य करने से रोकते हैं, उन्हें व्यक्तियों के साथ या उनके विरुद्ध मतभेद करने का प्रयास करने से रोकने का प्रावधान करते हैं। जबकि निदेशक तत्वों की प्रकृति सकारात्मक है, राज्यों को निर्देश देते हैं, उन्हें बढ़ावा देते हैं, उन्हें समझाते हैं, सिफारिश करते हैं कि उन्हें कैसा कार्य लोगों के लिए करना चाहिए। तो ये थे कुछ प्रमुख अंतर मौलिक अधिकार व निदेशक तत्वों के बीच में। अब आइए बात करते हैं मूल अधिकार व निदेशक तत्व के मध्य कोई विवाद है क्या, या इनका जो न्यायिक दृष्टिकोण है वह किस ओर जाता है। तो प्रारंभ में 1951 में चंपाकम दोराई राजन वाद में सबसे पहले यह बात उठी कि मूल अधिकार व निदेशक तत्वों के मध्य यदि विवाद होता है या कुछ मतभेद होते हैं तो किन्हें वरीयता प्रदान की जाएगी। इस वाद के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय ने यह डिसीजन दिया कि मौलिक अधिकारों को वरीयता दी जाएगी, क्योंकि मौलिक अधिकार ज्यादा आवश्यक है। तत्पश्चात 1967 के गोलकनाथ वाद में हमने देखा था पिछली कक्षाओं में भी और अभी भी कि मौलिक अधिकारों को सर्वोच्च वरीयता प्रदान कर दी गई, अर्थात नीति निर्देशक तत्वों को लागू कराने के लिए मूल अधिकारों में किसी भी प्रकार का कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकता। मूल अधिकार अपने आप में सर्वोच्च है, संसद के पास यह अधिकार नहीं है कि वह उन्हें संशोधित कर सके। तत्पश्चात इसी बात को पलटते हुए 1971 में 25वां संविधान संशोधन किया गया, जिसमें अनुच्छेद 31 अर्थात 9वीं अनुसूची के तहत अनुच्छेद 39B व 39C को वरीयता प्रदान कर दी गई मौलिक अधिकारों पे, अर्थात यदि अनुच्छेद 29B व 29C जो कि नीति निर्देशक तत्वों में वर्णित है, इन्हें लागू कराने के लिए मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो भी उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, क्योंकि ये दो नीति निर्देशक तत्व मूल अधिकारों से ऊपर है। 39B कहता है कि भौतिक संसाधनों पे, उनके स्वामित्व पे सार्वजनिक वितरण का अधिकार होगा, अर्थात सार्वजनिक हित के आधार पर उनका वितरण किया जाएगा, कोई भी एक व्यक्ति उन्हें नहीं रख सकता। 39C कहता था कि धन के विकेंद्रीकरण को, माफ कीजिएगा, केंद्रीकरण को रोकना, धन किसी एक जगह एकत्रित न होने पाए बल्कि पूरे देश के, पूरे समाज के कल्याण के लिए उपयोग हो। 1973 के केशवानंद भारती वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने संसद द्वारा किए गए 25वें संविधान संशोधन को वैलिड किया, मान्यता दी तथा यह बात कही कि अनुच्छेद 39B व 39C मौलिक अधिकारों पे अभिभावी हैं, उनके ऊपर है, उनसे प्राथमिक है। तत्पश्चात 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से एक बहुत बड़ा परिवर्तन किया गया तथा यह कहा गया कि समस्त नीति निर्देशक तत्व मूल अधिकारों पर वरीयता प्राप्त किए हुए हैं, अर्थात अभी तक मात्र दो नीति निर्देशक तत्व थे, 39B व 39C, जिन्हें मूल अधिकारों पर वरीयता थी, प्राथमिकता थी। अब सभी के सभी मूल अधिकारों को नीति निर्देशक तत्वों के अधीन कर दिया गया, नीति निर्देशक तत्वों को वरीयता, प्राथमिकता प्रदान कर दी गई। इसलिए 1980 में मिनर्वा मिल्स वाद, जो कि इस केस से जुड़ा बहुत महत्वपूर्ण वाद है, इस टॉपिक से जुड़ा, उसमें उन्होंने 42वें संविधान संशोधन के द्वारा की गई उपयुक्त बात को असंवैधानिक घोषित कर दिया कि नीति निर्देशक तत्व मूल अधिकारों के वरीयता प्राप्त है या प्राथमिकता प्राप्त है। उन्होंने कहा कि मूल अधिकार व निदेशक तत्व के मध्य कोई भी मतभेद नहीं है, कोई भी विवाद नहीं है, कोई भी झगड़ा या कोई भी ऊपर नीचे की स्थिति नहीं है, बल्कि वे एक दूसरे के पूरक हैं। ये कीवर्ड याद रखिएगा। 1980 के मिनर्वा मिल्स वाद में मूल अधिकार व निदेशक तत्वों को एक दूसरे के पूरक कहा गया है, तो ये आपसे पूछता भी है और इम्पोर्टेंट भी है, अर्थात मूल अधिकार व निदेशक तत्व अब बिल्कुल भी एक दूसरे से विरोध में नहीं रह गए, जबकि एक दूसरे के पूरक हो गए, एक दूसरे के समान हो गए। इसी बात में मूल अधिकारों को फिर से निदेशक तत्वों में वरीयता प्रदान कर दी गई, क्योंकि ये ज्यादा आवश्यक है, सीधे सीधे व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं।
उसके अधिकारों के खिलाफ यदि कोई चीज होती है तो उन्हें न्यायालय जाने का अधिकार देते हैं। इसी बात के माध्यम से मूल अधिकार व निदेशक तत्वों का जो संतुलन है उसको मूल ढांचे में स्थान दे दिया गया, अर्थात अब कभी भी मूल ढांचा व नीति निर्देशक तत्व के बीच मतभेद की कोई स्थिति नहीं रह गई है। कोई भी स्थिति उत्पन्न हो ही नहीं सकती, क्योंकि कोई भी परिवर्तन करने का अधिकार अब संसद के पास रह ही नहीं गया, क्योंकि दोनों के बीच का जो संतुलन है वो मूल ढांचे में शामिल हो गया। और हमने केशवानंद भारतीवाद में देखा था कि मूल ढांचे की अवधारणा आई, जिसमें यह कहा गया कि इसमें संशोधन की शक्ति संसद के पास नहीं है। वर्तमान स्थिति की बात की जाए तो अनुच्छेद 39B व 39C अभी भी मूल अधिकारों पे वरीयता प्रदान किए हुए तथा सभी मौलिक अधिकार नीति निर्देशक तत्व के अधीन है, ऊपर है, केवल इन अधिकारों को छोड़े हुए। यह भी कहा गया कि व्यक्ति के विकास के लिए या समाज के विकास के लिए जो भी तत्व आवश्यक हैं उन्हें नीति निर्देशक तत्वों में स्थान दिया गया। वे साध्य हैं और मूल अधिकार वे साधन हैं जिसके माध्यम से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये थी मूल अधिकार व निदेशक तत्व के बीच मतभेद या स्थिति एवं न्यायिक दृष्टिकोण की बात। एक बार आप ध्यान में रखिएगा कि किस बात के माध्यम से क्या डिसीजन लिए गए। की पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, थोड़ा सा मस्तिष्क में बैठाइएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आखिरी में, ताकि रिवीजन करने में आसानी। प्री में भी पूछने की संभावना रहती है और मेंस में सीधे सीधे क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है कि दोनों के मध्य विवाद को समझाइए। ये थी बात हमारे भाग 4 नीति निर्देशक तत्व की, जो कि अनुच्छेद 36 से 51 तक में वर्णित था। अब हम बात करेंगे इसी से जुड़े हुए एक और अध्याय की, जो कि है भाग 4 का में मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 का में जिसका वर्णन किया गया है। एक महत्वपूर्ण बात और है, इसके बाद हम जो भी कक्षाएं शुरू करेंगे वो बहुत महत्वपूर्ण होंगी, क्योंकि हम केंद्र की कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका को विस्तृत रूप से पढ़ना शुरू करेंगे। मेरी यह विनती है कि जो लोग भी वीडियो को नहीं देख पा रहे हैं या बीच बीच में छोड़ दे रहे हैं या फिर कुछ दिनों में देखते हैं, वे ऐसा ना करें। शुरू में साथ में ही देखते जाएं, साथ में ही पढ़ते जाएं, नोट्स को बनाएं, क्वेश्चंस को बनाएं, क्योंकि अब बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आने वाला है। संविधान का एक बहुत अलग अध्याय चालू होने वाला है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है संविधान को समझने के लिए। अगर आप केंद्र के तत्वों को समझ जाएंगे तो राज्य की चीजें आपके लिए समझना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि लगभग उन्हीं से रिलेटेड प्रावधान होते हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे अगले अध्याय की तरफ, जो कि है आपका भाग 4 का मूल कर्तव्य, वर्णित है अनुच्छेद 51 का। मूल कर्तव्य प्रारंभ में आपके संविधान में वर्णित नहीं किए गए थे, अर्थात जब आपका संविधान लागू हुआ यानी 26 जनवरी 1950 को, तब मूल कर्तव्यों को उसमें नहीं जोड़ा गया था। परंतु 1975 में इंदिरा गांधी के समय में जब राष्ट्रीय आपात लगा, जिसका आधार था आंतरिक अशांति, इस स्थिति में सरकार के द्वारा 42वें संविधान संशोधन करके 10 मूल कर्तव्यों को आपके संविधान में जोड़ दिया गया। उस समय की सरकार का कहना था कि मूल कर्तव्य अति आवश्यक है, इसे न जोड़ना एक संवैधानिक भूल थी जिसे हम परिवर्तित कर रहे हैं। उस समय के विधि मंत्री का स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा था जो उस समय की परिस्थिति थी, जैसे हमने देखा इमरजेंसी की स्थिति थी, सरकार ने पूरे देश में इमरजेंसी लगा रखी थी, विपक्ष पूरे तरीके से विरोध में आ गया था और उन्हें रोकने के लिए उन्होंने इनडायरेक्टली कहा कि ऐसे कुछ तत्व हैं जो अपना कर्तव्य देश के प्रति भूल चुके हैं, उन्हें देश के प्रति कुछ अपने दायित्वों का निर्वाह करना पड़ेगा, उनका कार्य कुछ करना पड़ेगा। इसलिए हमने कुछ कुछ कर्तव्यों को जोड़ने का प्रावधान किया है जो देश के लिए अत्यंत आवश्यक है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कहा इस मूल कर्तव्य के विषय में कि हम मूल अधिकारों को कोमल नहीं बना रहे, उनमें कोई ढील नहीं दे रहे, बल्कि हम यह चाहते हैं कि लोग अपना दायित्व भी समझें, अपने कर्तव्य का भी निर्वाह करें, ताकि मूल अधिकार व मूल कर्तव्यों में एक अच्छा संतुलन बना रहे। यह थी पृष्ठभूमि कि क्यों इसे लाया गया, क्योंकि इमरजेंसी लगा दी गई थी। इमरजेंसी कारण बहुत लोग विरोध कर रहे थे, उनके विरोध को थोड़ा शिथिल करने के लिए, उन्हें राष्ट्र विरोधी बताने के लिए कुछ और भी महत्वपूर्ण बातें थी जिन्हें सामने लाने के लिए मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया।
आइए देखते हैं कि इसे हमने कहां से ग्रहण किया। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 4 का व अनुच्छेद 51 का अलग से जोड़ा गया, जिसमें 10 मूल कर्तव्यों को स्थान दिया गया। हमने सोवियत संघ से मूल कर्तव्यों को ग्रहण किया है। भारत विश्व का दूसरा देश है जिसने संवैधानिक मान्यता के द्वारा मूल कर्तव्यों को अपने संविधान में स्थान दिया है। पहला देश है आपका जापान। प्रारंभ में तो 10 मूल कर्तव्य थे, परंतु 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। क्या थी बात, अभी 10 कर्तव्यों को पढ़ने के बाद उसे देखते हैं। तो अब एक बार नजर डालते हैं अपने मूल कर्तव्यों पे। याद करने की आवश्यकता तो वैसे नहीं है, रटने की आवश्यकता नहीं है, रट लें तो अच्छी बात है, परंतु कम से कम 4-5 बार रिवीजन मार लीजिएगा कि की पॉइंट्स आपको हर एक मूल कर्तव्य का याद हो जाए। साथ साथ पढ़ते चलिए, नोट्स में एक बार रिवीजन जरूर मार लीजिएगा, कीवर्ड्स आपको याद हो जाए। सीधे सीधे आपसे पूछ सकता है कि कौन सा मूल कर्तव्य है, उसका नंबर क्या है या उसकी प्रकृति क्या है, ऐसे क्वेश्चन इससे बनते हैं। अब देखते हैं अनुच्छेद 51 का में वर्णित मूल कर्तव्य। पहला मूल कर्तव्य संविधान व उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। दूसरा है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। अर्थात हमने स्वतंत्रता पाने के लिए जो भी प्रयास किए, जो भी हमारे के द्वारा उत्कर्ष की प्राप्ति की गई, जो भी संघर्ष किया गया, जो भी उनकी सोच थी, हम उनका सम्मान करें तथा उनकी सोच को अपने हृदय में बसा कर रखें। तीसरा कर्तव्य है भारत की संप्रभुता, एकता व अखंडता की रक्षा करें और अक्षुण्ण रखें। अर्थात हमारा देश एक रहे, भारत एक गणराज्य, एक संघ के रूप में बना रहे, ऐसा प्रयास करें, उसे एक बनाकर रखें एकजुटता के लिए। चौथा कर्तव्य है देश की रक्षा करें और आवाहन किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। अर्थात देश की रक्षा करना और उसकी सेवा करने का दायित्व केवल और केवल सेनाओं का नहीं है, उसकी रक्षा का दायित्व हम सभी का है। पांचवा है भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हों। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। 2 बातें विशेष रूप से की गई हैं, 3 बातें। पहले कि एक दूसरे में भाईचारे की भावना बड़ी आवश्यक है, जो कि बहुत कम थी, बहुत अलगाव था, उसे समाप्त करने का प्रयास किया गया। दूसरा है धर्म, भाषा, प्रदेश, वर्ग आदि पे जो आदिकाल से हमारे विभाजन चला आ रहा है, एक दूसरे में विभेद चला जा रहा है, उसे समाप्त करें ताकि सभी एक स्तर पे हों, सभी एक साथ मिलकर देश की उन्नति के लिए प्रयास करें। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण, स्त्रियों का सम्मान। अगला मौलिक कर्तव्य है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। जैसे हम जानते हैं हमारी भारतीय संस्कृति अति प्राचीन है, अति विस्तृत है, गौरवशाली है। बहुत सारी संस्कृतियां हमारे भारतीय संस्कृति में समाहित हैं। उन सभी का हमें परिरक्षण करना है, सभी को समान रूप से मानकर चलना है। प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव है, रक्षा करें व संवर्धन करें। प्राणी के प्रति दया भाव रखें। अर्थात यहाँ पर हम उदार भाव रूप से अपने देश की प्रकृति को बताते हैं, हमारे देश का जो पुरानी सोच है उसको बताते हैं कि हम केवल व्यक्ति नहीं अपितु पूरे जगत के कल्याण की बात करते हैं, जिसमें नदी, झील, उनके जो रहने वाले वन्य जीव आदि उन सभी की हमें चिंता है। अगला मौलिक कर्तव्य है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। इनडायरेक्टली रूप से हर एक क्षेत्र में मिलकर अपने उत्कर्ष को प्राप्त करें, जिससे देश उन्नति की ओर बढ़ सके। 9वां मौलिक कर्तव्य सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा व हिंसा से दूर रहे। यह मौलिक कर्तव्य अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि हमने देखा है जब भी देश में असहमति होती है, कुछ लोग सरकार के फैसलों के खिलाफ होते हैं, वे अपने आपा खो करके सार्वजनिक संपत्ति को काफी नुकसान पहुंचाते हैं। अफवाहों में फैलकर या गलत लोगों के विचारों में आके हिंसा भड़काई जाती है, जो कि देश के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक है। इन दोनों की रक्षा करना बहुत आवश्यक है।
10वां मौलिक कर्तव्य व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। अर्थात सामूहिक रूप से, समग्र रूप से देश के सभी व्यक्ति मिलकर उन्नति करें, प्रयास करें, अपने उत्कर्ष को प्राप्त हो, जिससे देश भी एक नई ऊंचाइयों को, नई तरक्कियों को छू ले। ये 10 मौलिक कर्तव्य थे जो कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़े गए थे, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पे। इसके पश्चात सन 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जिसमें यह कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए उन्हें शिक्षा का अधिकार देना मूल कर्तव्य होगा, उनके माता पिता या अभिभावक का। 86वां संविधान संशोधन अति आवश्यक है। हमने 2 बार इसकी चर्चा कर चुकी है। सबसे पहले हमने चर्चा की थी यह अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत 21 का में इसे शामिल किया गया है। मोहिनी जैन वाद में के आधार पर इसे स्थान दिया गया था तथा इसमें यह बात की गई थी कि 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए जो सरकार है अनिवार्य रूप से निःशुल्क और शिक्षा का प्रावधान निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करेगी। दूसरी बात हमने की थी नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद शायद 45 में, जिसमें यह कहा गया था, पहले उसकी प्रवृत्ति थी कि 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए राज्य निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करेगा या कुछ विशेष कदम उनकी शिक्षा के लिए उठाएगा। जब 86वां संशोधन किया गया तो अनुच्छेद 45 की प्रकृति बदल दी गई तथा उसमें यह कहा गया कि 0 से 6 वर्ष के बालक या जो प्रारंभिक शैशवावस्था में बालक है उनके लिए राज्य विशेष कदम उठाएगा शिक्षा के क्षेत्र के लिए। तीसरी बात हमने यहाँ पे देख ली कि जो वहां पे मूल अधिकार बना था 21 का के अंतर्गत, हमने उसे यहाँ मूल कर्तव्य बना दिया। तो इसे आपको ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है। इस तरह हमने 11 मूल कर्तव्यों को एक बार देख लिया कि वे क्या है, क्या प्रमुख बातें उनमें शामिल है, क्या उनका कहना है और किस माध्यम से या किस लिए उसे लाया गया। अब इसके पश्चात देखते हैं कि क्या ये मूल अधिकार, माफ कीजिएगा, मूल कर्तव्य केवल भारतीयों को प्राप्त है या विदेशियों को भी। तो मूल कर्तव्य केवल और केवल भारतीय नागरिकों के लिए, न कि विदेशियों के लिए। एक बात और है कि जो मूल कर्तव्य है क्या वे न्यायालय में वाद योग्य हैं। तो यह कहा गया कि मौलिक कर्तव्य के उल्लंघन पर नागरिक के लिए दंड का प्रावधान नहीं है, अर्थात ये न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। अगर कोई भी व्यक्ति इनका पालन नहीं करता है तो उसे किसी भी प्रकार का दंड नहीं दिया जाएगा। परंतु इसका एक अपवाद है, वह यह है कि अगर किसी मौलिक कर्तव्य को लेकर संसद के द्वारा विधि का निर्माण कर दिया गया है और उस विधि का किसी व्यक्ति के द्वारा उल्लंघन किया जाता है तो उसे न्यायालय में वाद योग्य किया जा सकता है, न्यायालय के माध्यम से उसे सजा दिलाई जा सकती है। जैसे राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971, अर्थात इसमें यह बात की गई कि किसी व्यक्ति के द्वारा संविधान के संस्थाओं का, राष्ट्रध्वज का या राष्ट्रगान का अपमान किया जाता है तो उस अधिनियम के अधीन उसे दंड दिया जा सकता है, न्यायालय उसे दंडित कर सकता है। इसी प्रकार भारतीय दंड संहिता आईपीसी के माध्यम से भारत की संप्रभुता, एकता व अखंडता को यदि कोई व्यक्ति हानि पहुंचाता है तो उसे दंडित किया जा सकता है। भारतीय वन अधिनियम व वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के माध्यम से यदि कोई व्यक्ति वन्य जीवों को हानि पहुंचाता है या वनों को हानि पहुंचाता है, उस अधिनियम को उल्लंघन करता है, तो इस मौलिक कर्तव्य के अधीन उस कानून को बनाया गया और उसके उल्लंघन पर व्यक्ति को दंड दिया जा सकता है। अर्थात कुछ ऐसे प्रमुख अधिनियम हैं जो मूल कर्तव्यों को शक्ति प्रदान करने के लिए, लागू करने के लिए बनाए गए हैं और यदि उनका उल्लंघन किसी व्यक्ति के द्वारा होता है तो उन्हें दंडित किया जा सकता है। ये थी मूल कर्तव्यों से रिलेटेड कुछ बातें। इसकी कुछ आलोचनाएं भी हैं, जैसे इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को शामिल नहीं किया गया, जैसे कर अदायगी। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने यह सिफारिश की थी कि कर अदायगी को भी एक महत्वपूर्ण कर्तव्य बनाना चाहिए और जब व्यक्ति कर अदायगी नहीं करता उसके लिए दंड का प्रावधान किया जाना चाहिए, परंतु यह नहीं हुआ। इसके साथ ही मतदान को भी एक मूल कर्तव्य में शामिल करना चाहिए, जबकि मतदान आपका मौलिक कर्तव्य ना होकर के वह एक आपका विधिक अधिकार है। तो
ये थी उसकी कुछ आलोचनाएं तथा इसके कुछ महत्व भी हैं, जैसे कि मूल कर्तव्य की जो पृष्ठभूमि है, इसके जो आधार हैं वे न्यायालयों में डिसीजन लेने में उन्हें मदद करती हैं, उनकी सहायता करती हैं। यदि कोई भी नियम कानून मूल कर्तव्यों का उल्लंघन करती हैं या उससे रिलेटेड होती हैं तो न्यायालय उस पर संज्ञान ले सकता है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। यह था आपका अंतिम चैप्टर जो कि नीति निर्देशक तत्वों से जुड़ा हुआ था। आगे की क्लास में अब हम संघ की कार्यपालिका, विधायिका व न्यायपालिका को देखेंगे, जो कि एक अलग ही तरह के टॉपिक है, अलग तरीके की बातें उनमें होंगी, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंटरेस्टिंग है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा रेगुलरली उसे देखने का। धन्यवाद।